प्रदेश में महिलाएं कैसे सशक्त हो रही हैं, कैसे आगे बढ़ रही हैं और समाज में अपनी एक बेहतर छवि और स्थान बना रही हैं। इन सब का उदाहरण यूं तो तमाम महिलाएं हैं। ऐसी ही एक महिला से आज हम आपको अपने साक्षात्कार में मिलाने वाले हैं, जिन्होंने वृक्षारोपण और जल संरक्षण को लेकर बड़ा व्यापक अभियान चलाया। यहाँ तक गरीब और भिक्षावृत्ति कर रहे बच्चों को भी राहत दी। फुटपाथ पर सो रहे लोगों को ठंड में कंबल बांटे तो गर्मी में कपड़े बांटे। भिक्षावृत्ति कर रहे बच्चों को शिक्षा की ओर बढ़ाया। इस कार्य में उन्हें उनके पति नीरज का बड़ा सहयोग मिला। आज हम बात कर रहे हैं प्रगति विचारधारा फाउंडेशन की अध्यक्ष नेहा खरे से। साक्षात्कार में आइए आपको दिखाते हैं उनकी उपलब्धियां। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज। हम हमेशा कोशिश करते हैं आपको सामाजिक स्तर पर परिवर्तन लाने वाले लोगों से मिलवाने की, जिनकी विचारधारा, जिनके अभियान लोगों के बीच में परिवर्तन लाते हैं। ऐसी ही खास मेहमान आज हमारे साथ होंगी, जिनसे हम आपको मिलवाएंगे, जो प्रगति विचारधारा फाउंडेशन के माध्यम से जल संरक्षण और वृक्षारोपण की बड़ी मुहिम को चला रही हैं। उन्होंने हजारों वृक्ष लगाए ताकि जो ऑक्सीजन है वो मिल सके। हजारों जगहों पर अपने इस अभियान को लेकर जल संरक्षण के लिए व्यापक अभियान में चलाए, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से अलग अलग लोग मिले। आइए अपने खास मेहमान से आपको मिलवाते हैं, जो प्रगति विचारधारा की अध्यक्ष है नेहा खरे, और लगातार महिलाओं के लिए भी कई तरह के काम कर रही हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने संस्थान के बारे में? मेरी संस्था प्रगति विचारधारा फाउंडेशन पिछले 3 वर्ष से पर्यावरण के फील्ड में विशेष तौर पर काम कर रही है और संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आज हमारे साथ 70 से 75 करीब पदाधिकारी हैं और सदस्य हैं और विशेष रूप से पर्यावरण पे, जल संरक्षण पे काम कर रहे हैं। जब जल संरक्षण पर्यावरण के लिए हम लोग काम करने निकले तो समाज में महिलाओं की स्थिति को भी देखा। तब मुझे लगा कि महिलाओं के लिए भी विशेष रूप से कार्य करना चाहिए और संस्था के द्वारा महिलाओं के लिए विशेष कार्य किए गए हैं और जो कि उनको सशक्त बनाने के लिए। नेहा, अच्छा, सामाजिक जो स्थिति है महिलाओं की जी, जब आप निकली तो आपने देखा स्थिति में क्या दयनीय दिखा, क्या मतलब कमियां दिखी? कई बार महिलाएं शिक्षित नहीं थी और उनको घर के रोजगार के लिए कुछ काम करना था और कई बार महिलाएं शिक्षित थी लेकिन उनके पास कोई रोजगार नहीं था, उनको समझ में नहीं था कि किस तरह से हम क्या करें, यानी कि उनको अपना स्किल खुद नहीं पता था। तो हमारे संस्थान के लोगों ने उनका स्किल पहचाना, उनके से बात की। जब उनसे मॉनिटरिंग की गई उनकी, तब पता चला कि हर महिला अपने अलग अलग फील्ड में विशेष रूप से सक्षम थी। तो उनके कार्य कौशल को देखते हुए उनको उस तरह का प्रशिक्षण दिया गया और महिलाएं अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही हैं। नेहा, प्रशिक्षण जैसे संस्थान आपकी प्रशिक्षण किस तरह से प्रशिक्षित कर पाई महिलाओं को? क्या आसपास कहीं पर उनके लिए केंद्र खोले गए या आपके जो संस्था के लोग थे उनके पास जाके सिखाते थे? किस तरह से प्रशिक्षण दिया? जैसे कि हमारे कार्यालय में भी सिखाया गया है और कई बार हम किसी एक सोसाइटी में गए, किसी बस्ती में गए जहाँ पे हमने देखा इस तरह की महिलाओं का एक बड़ा समूह है, तो हम लोगों ने वहां जाके उनको शिक्षित किया और जैसे कम महिलाएं हैं तो हमने अपने कार्यालय पे उनको शिक्षण दिया। अच्छा, किस किस तरह का शिक्षण ये रहा? जैसे जो महिलाएं बिल्कुल भी शिक्षित नहीं थी, जिनको ए से स्टार्ट किया, जिनको ए से सिखाया, तो आज वो महिलाएं थोड़ा बहुत सीख गई हैं, जिनको जानकारी हो गई है। मार्केट में अपने कई सारे प्रोडक्ट हैं जो बना के बेच रही हैं। जैसे कि अभी इस टाइम जो होली का सीजन आने वाला है, महिलाओं ने अपने अचार पापड़ बनाना शुरू कर दिया है और जिनको बेच रही हैं। जो महिलाएं पहले से शिक्षित थी तो उनको कुछ महिलाएं आज ट्यूशन पढ़ा रही हैं। जिनको थोड़ा-सा और प्रशिक्षण की ज़रूरत थी, तो उनको प्रशिक्षित किया गया है और जैसे कुछ महिलाएँ थी ब्यूटीशियन के क्षेत्र में, थोड़ा-सा उनको जानकारी थी, कुछ उनको जानकारी संस्थान के द्वारा दी गई है। आज वह महिलाएँ काम कर रही हैं और अपना अच्छा नेहा, रोजगार। क्या वजह थी समाज सेवा के क्षेत्र में आने की? मतलब क्यों समाज सेवा ही क्यों चुना?
क्योंकि इसमें तो सिर्फ जाता ही जाता है, आता तो कुछ है नहीं। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने पूछा है और इसके लिए तो जैसे कि आज मैं इतना काम कर रही हूँ, हमारे संस्थान के द्वारा 30,000 से अधिक पौधे इसी वर्ष लगाए गए। तो इसके लिए जो भी मनी थी, जो भी पैसे थे, वो हमने खुद से हमारे संस्थान के लोगों ने कलेक्ट किया, अपनी खुद की सेविंग को लगाया, तो हम लोग लगा ही रहे हैं। इसका ये नहीं है कि हम अपना पैसा लगा रहे हैं। अगर हम एक हाथ से देते हैं, तो कहीं न कहीं से रिटर्न मिलता है। रिटर्न के रूप में देखिए आप, जैसे कि मान लो मैंने पौधे लगाए, तो कहीं न कहीं हमें ऑक्सीजन मिल रही है उनसे और कोविड के टाइम में हमने देखा था कि ऑक्सीजन की कितनी कमी थी। लोग सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन के लिए रात-रात भर लाइनों में लगते थे। तो उस टाइम हमारे संस्थान के द्वारा हम सभी ने एक शपथ ली कि जब भी हमारे घर में कोई शुभ उत्सव होगा, कोई शुभ दिन होगा, हम लोग पौधारोपण ज़रूर करेंगे और आज भी यह हमारे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जो लोग काम कर रहे हैं, किसी के घर में कोई अच्छा दिन होता है, हर दिन पौधा लगाया जाता अच्छा है। नेहा, संस्था में जी। कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? हाँ, हमारे यहाँ पे तो महिलाएं ही महिलाएं हैं और 99% महिलाएं हैं हमारे यहाँ। अच्छा, हम संस्थान में हाँ, महिलाएं काम कर महिलाएं रहे ही हैं, हैं, पुरुषों की भूमिका नहीं समझती नहीं हैं। समझते हैं, लेकिन महिलाओं का ग्रुप जो है वो काफी बड़ा हो गया है और जैसे कि अब देखा जाए कि अब हमारे यहाँ ब्यूटीशियन का प्रशिक्षण दिया गया है या सिलाई सेंटर हुआ हमारा, या महिलाएं जो अचार पापड़ जो इस तरह के थैले बना रही हैं, झंडे झूले बना रही हैं, तो ये सब महिलाएं ही करेंगी। अच्छा, कितने प्रतिशत महिला, मतलब कितनी महिलाएं हैं टोटल अभी संस्थान में जो प्रशिक्षण भी देती हैं, समय समय पर अभियान में काम भी करती हैं? हाँ, जैसे कि बताया मैंने कि हमारे यहाँ लखनऊ में 40 महिलाएं हैं जो अलग-अलग लखनऊ के एरिया में रह के अपने आसपास के लोगों को शिक्षित कर रही हैं, उनको रोजगार उपलब्ध करा रही हैं अच्छा, जैसे और बाकी जैसे हाँ, बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं। जैसे मान लीजिए पति कमा के लाते हैं, आप लोग समाज सेवा में उड़ा देती हैं या यूँ कहें सोशल वर्क में खर्चा कर देती हैं। 40 महिलाएं हैं आपके साथ, जी। उनके पति और आपके पति कभी कुछ कहते नहीं? नहीं, कभी पति ने कुछ नहीं कहा और हमारे पति ने तो खुद से पौधे ला के हम लोगों को दिए, तभी आप मानिए कि 30,000 पौधे बहुत बड़ी बात होती है। उन जो 40 हम महिलाओं के? नहीं, सब किसी ने कुछ नहीं कहा और सभी ने पौधे हम लोगों को दिए और हम लोग ने बहुत पौधे लगाए तो हैं। मतलब मानती है ना, पुरुषों की भूमिका है, महिला को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, ये तो है, पुरुषों की भूमिका है, तभी हम लोग ये काम कर पा रहे हैं और सबसे पहले हमारे घर वालों ने समझा, हमें आगे बढ़ाया और प्रोत्साहित किया, तभी आगे हम यह सब कर पा रहे हैं। अच्छा नेहा, कितना समय हो गया है अभी इस एनजीओ को चलाते हुए, कितने वर्ष बीत गए हैं? जी, काम तो मैं बहुत पहले से कर रही थी, मेरी शादी के बाद से ही मैं कर रही थी और पर्यावरण को लेके बचपन से ही एक प्रकृति के लिए प्रेम था, लेकिन फिर बस वही था कि पढ़ाई और शादी इन सब के चक्कर में थोड़ा-सा पर्यावरण को उतना काम नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी मैंने पर्यावरण पे हमेशा पौधे लगाना ये सब करती रही और फिर 3 वर्ष पहले मुझे एक ख़्याल आया कि जब मैं एक पर्यावरण पे काम कर रही हूँ, क्यों ना इसको एक संगठन के रूप में काम किया जाए, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। तब मुझे लगा कि मैं अकेले जो काम कर रही हूँ, एक संगठन बनाया जाए और इसके अंतर्गत काम किया जाए। फिर धीमे-धीमे हमारे पास सभी सदस्य जुड़ते गए और विशाल संगठन हमारा बन गया। नेहा, बाहर निकलती हो और हम भी देखते हैं कि तमाम महिला अपराध हो रहे हैं, जी। कभी बच्चियों के साथ, कभी बुजुर्ग महिलाओं के साथ। इसको लेकर क्या विचार है? किस तरह से लोगों को इस समाज को सुधारना चाहिए, या जो वर्ग है जिस तरह के अपराध करता है, क्या कुछ सुधार लाने का प्रयास करना चाहोगी या करोगी? सबसे पहले महिलाओं को शिक्षित होना एवं स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक महिला शिक्षित है, उसको जानकारी रहेगी कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग नहीं समझ पाते, इसके लिए हमें क्या एक्शन लेना है। अगर महिला स्वस्थ है और शिक्षित है, तो उसके लिए उसके साथ कभी गलत नहीं हो सकता है और वो गलत के लिए ज़रूर आवाज़ उठाएगी। और अच्छा, सरकार ने भी बहुत सारे कदम उठाए हैं और बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन फिर भी अपराध तो दिन पे दिन महिलाओं के लिए बढ़ते ही जा रहे हैं। आप अगर एज अ सोशल वर्कर हो, एज अ संस्थान के माध्यम से इस तरह की महिलाओं की किस तरह से मदद आप लोग कर पाते हो? हाँ, अपने लेवल से जो भी मदद हम कर सकते हैं, पूरी मदद की जाती है और विशेष रूप से महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है और हमारे साथ कभी कोई गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाएँ। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएँगे, तो कहीं न कहीं आप भी अपराध की श्रेणी में आ रहे हैं और आप अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, उन महिलाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहोगी जो काम तो करना चाहती हैं, बाहर तो निकलना चाहती हैं, परिवार से उनको सपोर्ट नहीं मिलता है,
या नहीं काम कर पाती हैं किसी भी कारण, पारिवारिक कारण से, उनके लिए या उनको रोकने वालों के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? हाँ, सबसे पहले जैसे जो पुरुष हैं, पुरुष लोगों को सोचना चाहिए अगर घर में एक भी इंसान शिक्षित है, तो जी। एक शिक्षित समाज बनेगा। हमारी मान लीजिए कोई एक महिला नहीं पढ़ पाई है, तो कम से कम वह जितना कर सकती है अपने बच्चों को आगे बढ़ाए। जैसे कि जो भेदभाव हो रहा है बेटा-बेटी में, तो दोनों को बराबर शिक्षित करना है, जिससे आप जिन चीज़ों से आप सक्षम नहीं हैं, तो आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और बच्चों को ज़रूर पढ़ाएँ। रोकते-टोकते हैं उसके लिए? सबसे पहले जो पुरुष हैं उनको सोचना चाहिए कि समाज को आगे बढ़ाना है, अपने घर का उत्थान करना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए और उनके अच्छा नेहा, आज भी हमने देखा है, दहेज प्रथा है, या जब एक पिता को अपनी बेटी की शादी करनी होती है, तो उसको लगता है सबसे बड़ा उसके ऊपर बोझ यही है कि दहेज देना पड़ेगा, और कहीं न कहीं ये बढ़ता जा रहा है। आए दिन हम देखते हैं कि दहेज प्रथा के मुकदमे दर्ज होते हैं, थाना पुलिस होता है, और लड़कियां भी शादी करने से काफ़ी डरती हैं। इसके लिए समाज में क्या कुछ अभियान चलाना चाहती हो या क्या कुछ करोगी? सबसे पहले महिलाओं का शिक्षित होना ज़रूरी है। अगर लड़की कोई शिक्षित होगी लेकिन नेहा, जी, पढ़ी-लिखी महिलाओं के साथ भी ये हो रहा है। लेकिन सरकार ने कदम उठाए हैं और इसके लिए तो सरकार बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही है, तो दहेज प्रथा लगभग खत्म ही हो गई है। अच्छा, बाहर निकली हो कभी, कोई केस आया दहेज प्रथा का? अभी तो नहीं है, लेकिन हाँ, आते हैं तो हाँ। उनका निवारण भी होता है, उनका सॉल्यूशन भी होता है। लेकिन सबसे पहले अगर कोई महिला, कोई लड़की शिक्षित है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन उन लोगों को क्या कहना चाहोगी जो दहेज माँगते हैं, उसके बाद ही शादी होती है? हाँ, तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए अगर एक शिक्षित जी। और संस्कारी शिक्षित लड़की अगर आपके घर में आ रही है, तो वो आपके घर को बहुत अच्छा बना सकती है और आप कुछ पैसे रख के, कुछ पैसे हमारे पास आए, इससे आपका भविष्य पूरा नहीं कट सकता है, तो ऐसा करें कि दहेज प्रथा को खत्म किया जाए और अब आप दहेज लेते हैं तो आपको देना भी पड़ेगा ना, तो इस वजह से दहेज प्रथा को खत्म ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जी। मैं कुछ और मैसेज या संदेश देना चाहोगी महिलाओं को, समाज को, जो संस्था आपकी वृक्षारोपण और जल संरक्षण पर काम कर रही है, इसको किस तरह से व्यापक बना सकते हैं? सबसे पहले महिलाओं को अपने स्किल के बारे में जानना चाहिए कि वो किस फील्ड में बेहतर काम कर सकती हैं। महिलाएं जिस फील्ड में अच्छे से काम कर सकती हैं उस फील्ड को आप चुनिए और उसमें आप अच्छा करते रहिए। धीमे धीमे से प्रोग्रेस होती रहेगी और धीमे धीमे एक दिन ऐसा आएगा कि आप को एक रोजगार मिल जाएगा या आप सशक्त हो जाएंगी। तो अपने स्किल को पहचानिए और धीमे आगे बढ़िए और इस तरह से आप काम करेंगी तो एक दिन आप अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करेंगी। अच्छा नेहा, जैसे हमने देखा है फुटपाथ पे लोग रात बिरात सो जाते हैं, ठंडी होती है, गर्मी होती है, मौसम बदलता है, इसके लिए भी कभी कुछ किया है या सोचा है? हाँ, जैसे कि मैंने बताया संसार पहले सिर्फ पर्यावरण और जल संरक्षण पे काम कर रही थी, लेकिन जब बाहर निकले तो हर तरह की स्थिति का सामना हुआ, महिलाओं की स्थिति का, रोजगार की, चाइल्ड लेबर पे भी देखा। तब मैंने देखा जब चाइल्ड लेबर बच्चों से काम करा रहा है तो मैंने उनके अभिभावकों को समझाया कि बच्चों से मजदूरी नहीं करानी है, बाल मजदूरी के विरोध में काम किया। रोड किनारे ठंड में ठिठुरते लोगों को हम लोगों ने कंबल वितरण किया। इस तरह से देखा तो हर तरह का काम जो संभव हो पाया मैंने वह काम किया। इन सब कामों के लिए पैसे या तो संस्थान के महिलाएं, 40 महिलाएं या पदाधिकारी देते थे, या तो आप अपने पति का पैसा खर्च कर देती थी? हमारे लखनऊ में हमारी संस्था के 40 लोग हैं, बाकी संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 70 से 75 के करीब सदस्य व पदाधिकारी हैं और सभी लोग कलेक्ट करते हैं और इसके बाद हम लोग जहाँ पे जरूरत होती है उस तरह से उसका खर्च करते हैं। अच्छा नेहा, कभी सरकारी मदद मिली आर्थिक सरकार की तरफ से संस्थान को, रुपए पैसे की? सरकार के द्वारा मुझे कोई मदद नहीं मिली है, लेकिन हमारी संस्थान के सभी सदस्य जो है वो अपनी सेविंग के साथ, जो सेविंग उनकी होती है उससे हम लोग सारे कार्यक्रम अच्छा, सेविंग से मान लीजिए मिनिमम छोटे से छोटा हम काम कर पाते हैं, बड़ा अमाउंट मिलेगा तो बड़े स्तर पर काम किया जा सकता है। जैसे छोटा अमाउंट है तो उसको अभी 1 लोग की जरूरत, 2 लोग की जरूरत, 5 लोग की जरूरत पूरी कर पाते हैं और जैसे अगर हमारे साथ उतना पैसा हो उतना तो फिर हम हजारों लोगों की मदद करेंगे, 100 लोगों की मदद करेंगे उस तरह से। तो जितना हम अपने से कर पा रहे हैं, जैसे जो लोग जितने भी कैपेबल हैं उतना कर रहे हैं। मेन मिशन जल संरक्षण और वृक्षारोपण है। हाँ, विशेष रूप से पर्यावरण पे ही काम कर रहे हैं। यह विशेष रूप से जैसे आप वृक्षारोपण पे काम कर रहे हैं,
जल संरक्षण के लिए क्या बड़ा काम है, क्या जरूरी काम था जो आपने किया है और लोगों को भी करना चाहिए? जल संरक्षण पे विशेष तौर पे काम किया है और जगह जगह जैसे मैंने देखा कि कुछ भाई हैं वो रोड धुलने के बहाने पानी बर्बाद करते रहते हैं। आजकल जो सबमर्जिबल पंप की जो सुविधा आई है, एक स्विच ऑन करने पे हम हजारों लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं। जितना हमें लगता है कि शायद हम अपने घर का रोड धुल रहे हैं, उतनी देर में हम उतना पानी बर्बाद कर देते हैं जितने में शायद हमारी पूरी कॉलोनी इस्तेमाल कर सकती थी। अच्छा नेहा, मान लो सड़क धुलनी हो आदमी को, तो क्या करे वो? ठीक है, आप कम थोड़े से पानी से उसको कर सकते हैं। नहीं साफ हो रही है थोड़े से पानी से? नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारा सिर्फ सोचने का तरीका है, हम उसको पानी को बर्बाद करते हैं। जब हम देखते थे पिछले पुराने जमानों में, हमारी दादी नानी के जमाने में कुआं से पानी भरते थे, तो क्या हम इतना ही पानी बर्बाद करते थे? नहीं करते थे ना। तो अब क्या हुआ है, एक स्विच ऑन करने पे हम हजारों लीटर पानी बर्बाद कर रहे हैं। तो अब सुविधा इतनी हो गई है, तो कम से कम हमें इतना ध्यान देना चाहिए कि जो पानी का इस्तेमाल है वो कम से कम करें। जैसे कि हमारे घर में हम लोग टैप ऑन कर देते हैं और पानी बहता रहता है, काम भी कर रहे हैं तो उसको हम लोग बंद कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए बंद करें, इसके बाद से जब हम काम कर रहे हैं तो उसको करें, पानी का इस्तेमाल करें और इसको बर्बादी ना होने दें और ना खुद करें। तो नेहा, इसके लिए क्या कोई अभियान चलाया है? कैसे लोगों को बताती हो जाके कि पानी को ना बहाएं, जल को सुरक्षित करें, और कहाँ करें, कैसे करें? देखिए, पहले हम लोगों ने सुना था कि पीने के लिए जो पानी है वो सिर्फ 3% है और 2.5% जो पानी है ग्लेशियर पे जमा हुआ है, आधा % पानी है वो पीने योग्य है। तो इससे हम सोचते हैं कि पहले हम सुनते थे कि पानी हमें खरीदना पड़ेगा, आज हम देख रहे हैं बोतलों में पानी हम खरीद रहे हैं, पी रहे हैं। अगर हम इसी तरह से बर्बादी करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जो हमारे बच्चे बाथरूम यूज के लिए, अपने बर्तन धुलने के लिए, वो भी पानी उनको खरीद के लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम अपने बच्चों के लिए क्या बचा रहे हैं? तो हम बच्चों के लिए अपना पानी का जो है वो उसको बचा सकते हैं। और हमारा जल स्तर है देखो कितना घट गया है, किसी जगह पे आप देखेंगे तो पानी ही नहीं है, चेन्नई में पानी नहीं है। जो जल का स्तर है अभी भी देख रहे हैं कि जो सबमर्जिबल पंप है वो 200 के नीचे ही लग रहे हैं। तो ये सब हमें एक सबक लेना चाहिए और ये चिंता का विषय है। तो हम सभी से अनुरोध करेंगे कि इसको पानी का संरक्षित करें और पानी को बर्बाद ना होने दें। और धन्यवाद। ये थी हमारे साथ नेहा खरे। सामाजिक तौर पर समाज में एक परिवर्तन लाने के लिए, जल को संरक्षित करने के लिए, ऑक्सीजन के लिए एक बड़ा अभियान चला रही है। इस अभियान में ये अकेले नहीं है, इस अभियान में तमाम वो महिलाएं इनके साथ है जिनको परिवार का साथ मिला, सपोर्ट मिला और वो खुलकर आगे बढ़ी और समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाई। उन्होंने कहा कि फैमिली का भी काफी सपोर्ट मिला, जिस कारण से बाहर निकलकर वो काम कर पा रही। पति का पैसा खर्च कर देती है, फिर भी पति इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखते। सामाजिक कुरीतियों पर भी उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी शिक्षा हमारा हथियार बनेगी। अगर हम शिक्षित हो जाते हैं या वो लड़कियां शिक्षित होंगी तो वो समाज को सुधार पाएंगी और उस परिवार को सुधार पाएंगी, विकसित बना पाएंगी, जो कहीं ना कहीं विकास से और सामाजिक रूप से काफी दूर है। उम्मीद है हमारी ये खबर आपको पसंद आएगी और नेहा खरे की बातचीत और नेहा खरे का अभियान कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी खास शख्सियत के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।